बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। जैसा कि हमारी तमाम ऑडियंस हमेशा जानते हैं कि हमने अपने हर प्रोग्राम में करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का हमारा जो प्रोग्राम होगा हेल्थ स्पेशल, इसमें हम बात करेंगे पीआरपी बेसिकली क्या होती है, पीआरपी क्यों ज़रूरी होती है, पीआरपी के बेनिफिट क्या हैं और पीआरपी से कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है या नहीं हो सकता। फिर पीआरपी कहाँ कहाँ की जा सकती है, किस किस पर्पज़ के लिए की जा सकती है। क्योंकि आज के दौर के अंदर हमने देखा है कि बेशुमार एस्थेटिक फिजिशियन अपने डिफरेंट जगह पे डिफरेंट क्लिनिक्स करते हैं, जिसमें वो बेशुमार किस्म के हाइड्रा फेशियल और डिफरेंट किस्म की स्किन प्रैक्टिस करते हैं। ऐसी सूरत हाल में लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में भी डेली बेसिस पे रिपोर्ट होते हैं, जिनके ये मसाइल होते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी स्किन जो है वो ख़राब रहती है, या मेरा कोई बालों का मसला है, मेरे कोई हेयर ग्रोथ का इशू है, या हेयर फॉल हो रहा है, या इसके अलावा उनको कोई डार्क सर्कल है, या इसके अलावा उनकी स्किन से रेलिवेंट जितने भी इश्यूज़ होते हैं। फिर उसके लिए लोग जो है वो डिफरेंट जगह पे जब वो सर्च करते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं या डिफरेंट क्लिनिक विज़िट करते हैं, तो उनको पीआरपी रिकमेंड की जाती है। अब वही जो पेशेंट होते हैं वो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं। फिर वो आके हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये पीआरपी क्या है, पीआरपी कैसे होती है, इसका क्या तरीक़ाकार है, प्रोसीजर क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, बेनिफिट क्या है। तो हमने फिर ये सोचा कि हम आज के इस प्रोग्राम में, जो कि इस वक्त 1/3 ऑफ द वर्ल्ड जो है, तकरीबन कोई 2.25 अरब की आबादी है, जो हमारी इस लैंग्वेज को बड़े अच्छे अंदाज में समझती है। पूरी दुनिया में वो ओवरसीज़ भी हैं और हमारा बर-ए-आज़म एशिया का खित्ता भी है। तो हमने ये सोचा कि हम अपने एक्सपर्ट को बुलाएं और अपने स्टूडियो में इन सारे मामलात पर बात करें, और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, हमें देखने वाले हैं, हमारी ऑडियंस है, जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है या जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती रहेगी, या जो लोग हमें सुन रहे हैं या जो लोग हमें कभी सुनेंगे, उनके जहनों के अंदर उठने वाले जितने भी ख्यालात हैं, सवालात हैं, या मेडिकल से रेलिवेंट या पीआरपी से रेलिवेंट जितनी भी उनकी क्यूरीज़ हैं या फिर उनकी जो मिथ हैं, तो उनको हम बेस्ड ऑन साइंस जो है वो फैक्ट्स में कन्वर्ट करें और आपके नॉलेज को अपडेट करें और आपको वेल अवेयर करें, वेल एजुकेट करें, ताकि आपकी बॉडी के ऊपर आने वाले जितने भी सिम्टोमेटिकली चेंजिंग हैं, आपने उनको कैसे डील करना है और कौन से क्राइटेरिया में जाना है, कौन सी स्पेशलिटी में जाके आपने अपना इलाज करवाना है। हमारे इस प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल का ये पर्पज़ है, विजन है, मकसद है। हमारे साथ आज जो हमारे गेस्ट हैं वो लेजेंड हीरो हैं और हमारी इस मेडिकल कम्युनिटी के एक बहुत फेमस शख्सियत हैं। तो मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़िया साहब, जो कि कंसल्टेंट हैं, क्रिटिकल केयर फिजिशियन भी हैं, उसके बाद हमारा जो जिना हॉस्पिटल के एचओडी भी रहे हैं, फिर सीपीएसपी में एग्जामिनर भी हैं, और डॉक्टर साहब एक बहुत ही फेमस शख्सियत हैं जिनको मेडिकल कम्युनिटी के अलावा हमारी सोशल सर्कल में और सोशल मीडिया की जितनी भी कम्युनिटी है वो डॉक्टर साहब को बड़े अच्छे अंदाज में जानती हैं। इसी तरह डॉक्टर साहब डिफरेंट जगह पे कोशिश भी ये करते हैं कि जितने भी हमारे फैमिली फिजिशियंस हैं, जीपी हैं, एचओ हैं, पीजीआर हैं, एसोसिएट्स हैं, एसआर हैं, या जितनी भी हमारी मेडिकल कम्युनिटी है, उनके नॉलेज को अपडेट करने के लिए, वेल अवेयर करने के लिए, दुनिया में होने वाली जितनी भी मेडिकल की रिसर्च हैं सर उसके ऊपर बखूबी नज़र रखे हुए हैं। तो मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं लेजेंड प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़िया। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच तनवीर, बहुत शुक्रिया सर। से हम अब जब प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे तो हम सर से बेसिक चीज़ें जानते हुए फिर हम अपने प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलेंगे, ताकि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको हमारी गुफ्तगू की प्रॉपर समझ आए और वो ये समझ जाएं कि पीआरपी के बेनिफिट क्या हैं और पीआरपी कब कब करवाई जा सकती है। तो सर हम आगाज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर थैंक यू कि आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। और मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, जो कि यकीनन किसी शो में किसी ने नहीं पूछा होगा, कि सर अशरफ ज़िया से कंसल्टेंट प्रोफेसर अशरफ ज़िया तक बनने का जो सफ़र है वो आपने कैसे तय किया? सबसे पहले तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जी सर, दो चीज़ों का, आपके इनवाइट करने का और इतना एलेबोरेटिव इंट्रोडक्शन देने का। तो मैं लेजेंड तो नहीं हूँ, बस वो अल्लाह का शुक्र है कि एक अच्छे तरीके से काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों को जितना कोई बेनिफिट दे सकें वो ट्राई करते रहते हैं। जी सर। आपका सवाल शायद यहाँ पे जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो कि एक छोटे से उस फैमिली से उठ के आते हुए वहाँ पे फिर
इस हाइट को टच करना, और इट्स रियली एक लंबी स्टोरी है। जी सर। वो मेरे वो जो फेसबुक का पेज है उस पर भी शेयर हुई हुई है। जी बिल्कुल। तो थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्री भी है उस पर, एक लंबा सफ़र है उस पर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं वही कहता हूँ कि हार्ड वर्क के साथ करते करते अल्लाह ताला ने हर मौके पे मुझे ब्लेस किया। मुझे बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की मेरे साथ रहमतें रही, और करते कराते मैं एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पिंड दादा खान का एक छोटा सा गांव है वहाँ से। जी सर। और वहाँ से उठ के उसके बाद मैंने फिर एक बड़े बहुत ही जो टॉप क्लास इंस्टीट्यूट हैं आपके, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, रावियन जिनको हम बोलते हैं, मतलब बीइंग प्राउड रावियन, और उसके बाद कैम्कोलियन के ही आपका सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज जो स्टिल अभी जो है ना मतलब रैंकिंग में नंबर 1 पे है। जी सर। तो उसके बाद मैंने CPSP से जो कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन है हमारा, बहुत ही एक जो टॉप क्लास इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने FCPS किया था। और उसके बाद बीइंग असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद एसोसिएट एंड देन प्रोफेसर। तो मैंने अल्लाह का शुक्र है कि जो मेरी अपनी स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजी एंड ICU, उसको मैंने काफ़ी अपलिफ्ट किया। उसके बाद हमने पेन पे काफ़ी काम किया। तो जो आपका टॉपिक है आज का वो भी कुछ इससे रिलेटेड ही है, और इसमें मैंने ख़ुद भी काफ़ी काम किया, और इसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे इसकी डीप इनसाइट्स भी हैं। इसलिए मैं इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से आगाह करूंगा कि इसमें ये है क्या चीज़, और इसमें किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जी सर। जी नाज़रीन, आपने देखा कि सर का जो इंट्रो था वो मैंने दिया, और उसके बाद सर ने अपनी एफर्ट जो थी, जो कोशिश थी, जहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र था, वो हम कोशिश इसलिए करते हैं कि जितने भी हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे होते हैं, उसमें चूँकि स्टूडेंट्स भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने फ्यूचर के लिए जंग लड़ रहे होते हैं। तो बेसिकली हमारे जितने भी यहाँ पे गेस्ट होते हैं वो एक सुपर स्पेशल होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी ज़िंदगी आपके साथ शेयर करें, ताकि आपको पता चले कि वो भी किस तरह के एरियो से गुजर के कहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसे नहीं है कि वो सुबह उठें और शाम में एक जगह पहुँच गए, तो इसके लिए एक लंबी स्ट्रगल होती है। अब हमारा जो कि टॉपिक जो है वो है बेनिफिट्स ऑफ PRP। तो सर हम इस पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो PRP है क्या सर? एक आम व्यूअर्स कैसे समझेगा PRP को? जी ये जैसे आपने स्टार्ट में आपने जो इंट्रोडक्शन दिया था, जी सर, आपने ये बताया था कि जी PRP अभी बड़ी बहुत ही कॉमन इन प्रैक्टिस है। जी सर। लोग इसको रिकमेंड कर रहे हैं डिफरेंट प्रोसीजर के लिए। जी सर। अगर हम वो प्रोसीजर की लिस्ट बताएं तो बहुत लंबी लिस्ट होगी। ये पेन के लिए भी यूज़ हो रहा है, ये हेयर ग्रोथ के लिए भी यूज़ हो रहा है, ये कैंसर थेरेपी में भी यूज़ हो रहा है, ये फेशियल एक्नी के लिए, मेलास्मा के लिए, स्कार्स के लिए, उसके भी यूज़ हो रहा है। इसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट है ये PRP की। तो PRP है क्या? जैसे नाम इसका सजेस्ट करता है कि ये है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। जी सर। कि आपका ब्लड लिया जाता है, ब्लड को प्रोसेस किया जाता है थ्रू एक जो स्पेशल एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है। जी सर। उसके ज़रिए उसको करके तो एक उसमें से एक स्पेशल प्रोसीजर, जो उस स्पेशल प्रोसीजर के ज़रिए एक लेयर जो है उसकी जो ब्लड की है, एक वो जो उसकी क्वांटिटी है वो अलहदा की जाती है, जिसमें प्लेटलेट बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। इसका नाम ही हुई है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। यानी जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं उसमें से प्लाज्मा को अलहदा किया जाता है, और प्लाज्मा को भी इस तरह से सेंट्रीफ्यूज करते हैं कि उसमें प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा हों। तो इसको बोलते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। और इससे आगे उसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट मोडेलिटीज़ इसमें यूज़ करते हैं, जहाँ पे पेन के लिए या स्कार के लिए, जहाँ पे आपने यूज़ करना हो। अब उसमें जब आप PRP तैयार कर लेते हैं, सबसे पहले तो यह है कि जो अगर आप इजाज़त देते हैं मैं बताऊं कि आगे इसको कहाँ पे यूज़ करना है। कि जब आपने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा तैयार कर लिया, जी सर, जैसे आपने स्टार्ट में फरमाया था कि जी हमारी बहुत सारी जगह पे, हर जगह पे एस्थेटिक सेंटर बन गए हैं, और वो आम सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज़ करते हैं, जो आपकी छोटी सी सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा नहीं होता। ठीक है। उसमें ब्लड भी मिक्स होता है, और वो सम सॉर्ट, जैसे हम शुरू में कह रहे थे कि उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, समटाइम इन्फेक्शन के साथ भी आ जाते हैं। अब जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, इसके लिए आपको स्पेशल सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए, जो उसको बड़ा बहुत ही क्लियर प्लाज्मा जो है, जिसमें प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा हों, वो तैयार करके दे। ठीक है। आप इसको यूज़ करते हैं डिफरेंट जो जहाँ पे इसने यूज़ करना। अभी हमारी जो कॉन्फ्रेंस थी, जी सर, PSA की कॉन्फ्रेंस थी एनेस्थीसिया की, तो मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, हमारा जो PSA लाहौर चैप्टर है। जी सर। अब उसमें हमारा जो PRP पे एक टॉपिक था विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग, और उस पर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन थे वो मैंने किए थे, और उसको मैं ही लेके आगे चला था। कि जी उसमें था कि आपका जो ये फेशियाइटिस होता है,
जो मीडियन और कंप्रेसर होती है, यहाँ पे कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं उसको। जी सर। जो लोग मेडिकल के हैं वो समझ आएंगे, जिनका नहीं है तो मैं बता दूं कि यहाँ पे आपके नर्व्स होती हैं, वो इसके ऊपर जो फाइबर होते हैं उसके साथ प्रेस हो जाती हैं, जिसके साथ बड़ी सीवियर पेन होती है और आपकी उंगलियां जो है ये सो जाती हैं, नम हो जाती हैं। अच्छा, उसमें स्टडी हुई थी 3 चीज़ों की, उसमें 3 चीज़ें कंपेयर की गई। उसमें एक PRP था, एक डेक्सट्रोज थी ग्लूकोज, और एक थी नॉर्मल सेलाइन। तो सरप्राइजिंगली उसमें जो PRP था उसके रिजल्ट्स जो है ना वो टोटली डिफरेंट थे एंड टू द हायर साइड, कि उससे बहुत ज़्यादा पेशेंट को रिलीफ मिला PRP को। दिस वाज वन स्टडी जो अभी रिसेंटली जो है ना हमारे एक डॉक्टर साहब है वो कर रहे थे, ये मुल्तान के एक इंस्टीट्यूट में हुई है। जो बाकी जगह है जहाँ पे जो नी जॉइंट जिनमें पेशेंट्स में आर्थराइटिस होती है, अब सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसका जुडिशियस यूज़, इसको कहाँ पे यूज़ करना है और किस टाइम यूज़ करना है। ठीक है। अगर इसको आप प्रॉपर यूज़ नहीं करते तो दिस कैन बी हैज़र्ड, ये नुकसान भी दे सकता है फिर। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, एक तो बात यहाँ से PRP जैसे हमने बताया अपने तमाम व्यूअर्स को कि PRP है क्या। अब ये सवाल पैदा होता है क्योंकि अक्सर लोग ये जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं तो वो ये कहते हैं कि सर PRP में हमारा ब्लड कितना लिया जाता है, तो इसकी क्वांटिटी क्या है, वो 10 cc है, 5 cc है, 3 cc है, या कितना, या एरिया के हिसाब से लिया? जी ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, कितना आपको PRP चाहिए, यानी प्लाज्मा आपने कितना निकालना है। ठीक है। लेट्स से कि अगर मैं उसमें जो अगर हेयर की जो PRP करते हैं जिसमें हेयर फॉल है या हेयर ग्रोथ के लिए हम करते हैं, उसके लिए मैं चाहे होता है 10 to 12 ml ऑफ PRP, यानी आपको प्लाज्मा चाहिए तकरीबन 10 से 12 ml। उसके लिए आपको 20 से 25 ml ब्लड लेना पड़ेगा। उसमें से आपका 10 ml जो है ना वो प्योर प्लाज्मा निकलेगा जो कि प्लेटलेट रिच होगा। अगर आपने नी जॉइंट में करना है जहाँ पे आपको 2 cc चाहिए, 3 cc चाहिए, उसमें आपके लिए 7 cc या 8 cc ब्लड भी होगा तो वो भी काफ़ी हो जाएगा। अगर आपने जैसे मैं यहाँ पे बता रहा था कार्पल टनल सिंड्रोम में अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे आपको चाहिए टोटल 2 ml, उसके लिए आपका 5 cc ब्लड भी काफ़ी हो जाएगा। सो ये कि आपको PRP किस जगह पे करनी है, कितना वॉल्यूम चाहिए, उस हिसाब से आप पेशेंट का ब्लड ड्रा करते हैं। यानी ये कंसल्टेशन के बाद डिसाइड होगा? हाँ जी, ये कंसल्टेशन के बाद डिसाइड होता है कि जी आपका कितना एरिया है। लेट्स से अगर हेड पे भी हम करते हैं तो मे बी कि आपका फ्रंटल एरिया हो जहाँ पे मुझे 5 cc चाहिए हो तो मैंने फिर 10 ml ब्लड लेना है आपका। अगर मुझे उसके पूरे हेड साइड भी करनी पड़ती है फ्रंट की और उसके बाद जो ऑक्सीपुट तक करनी पड़ती है तो देन मैं आपका 20 cc ब्लड लूँगा। सो कंसल्टेशन के बाद पेशेंट को पहले बताया जाता है कि आप कितना ब्लड लिया जाएगा, और जो स्पेशल लैब होती है उसको ये काशन दी जाती है कि आपने कितना PRP मुझे तैयार करके देना है। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसी से रेलिवेंट एक सवाल हम और कर लेते हैं। सोशल मीडिया पे अक्सर लोग हमसे ये पूछते हैं कि PRP एक पेनफुल प्रोसीजर होता है? आप अगर PRP बनाने की बात कर रहे हैं तो वो तो डिफरेंट है, वो तो जैसे आपका ब्लड ड्रा किया गया है, ठीक है, दैट्स इट, वो ऐसे हो गया कोई। अब उसके बाद जो प्रोसीजर है कि PRP इंजेक्ट कहाँ पे करना है, अब उसमें अगर तो आपने करना है, लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, आपने यहाँ पे PRP करनी है हेयर के लिए। जी सर। इसमें आपने सीरम ऐड करने हैं। खाली PRP भी इफेक्टिव है, लेकिन आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें है कि आपके पास बड़ी अच्छे सीरम अवेलेबल हैं, इंपोर्टेड सीरम है। अगर उसको आप ऐड करते हैं तो आपके रिजल्ट बहुत बेहतर होते हैं, यानी उससे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है। अब सिंपली आप देखें कि PRP को इंजेक्ट करने के लिए अगर आपने सर के तकरीबन आधे से में अगर करना है तो आपको 100 से 150 टाइम प्रिक करना पड़ेगा नीडल के साथ। ठीक है। आप वो नीडल तो बहुत छोटी होती है, 2 mm की नीडल होती है, बहुत ही स्मॉल, लेकिन इवन देन सेम लाइक इंसुलिन टाइप, इंसुलिन से छोटी होती है वो। हाँ जी, वो एक स्पेशल नीडल है PRP नीडल, तो उसकी डेप्थ भी स्पेशल होती है और उसका प्रिक बड़ा बहुत ही फाइन होता है, लेकिन फिर भी है तो नीडल है, और जब उसका प्रिक करेंगे तो एवरी टाइम वो पेन होगी। लोगों में एक खौफ होता है इसमें। तो मेरी जो एक स्पेशलिटी है, चूँकि मैंने उसको कैश किया और उसको जो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था कि मैंने उसमें कहा था कि जो पेन लेस PRP, कि हम दर्द नहीं होने देते। मैं उसकी नर्व्स को ब्लॉक करता हूँ एक छोटी सी नीडल के साथ, मैं 2 नर्व्स को ब्लॉक करता हूँ और उसके बाद आप पूरे सर पे जितनी नीडल मार लेंगे पेशेंट को फील भी नहीं होगा कि मेरी PRP हो रही है, मुझे पेन हो रही है। उसके बाद वो बड़े बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से करते हैं उसको। पेशेंट को एंड पे हम कहते हैं कि आपकी PRP कंप्लीट हो गई है, उसका इफेक्ट रहता है तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक। ठीक है। और सम टाइम पेशेंट की जो कंप्लेंट होती है कि जी सर मेरा सुन महसूस हो रहा है, तो वो टेम्परेरी होता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। अगर आप करते हैं नी जॉइंट में करते हुए, उसका बेस्ट वे है कि आप ऊपर लोकल क्रीम आ रही हैं जो उसमें एमला क्रीम भी है और एक और जो है ना उसमें लोकल एनेस्थेटिक मिक्सचर की क्रीम है, उसको आप ऊपर रब कर लेते हैं और उसके रब करने के बाद वहाँ पे एरिया सुन हो जाता है और फिर आपके बाद करते हैं तो पेन नहीं होती।
अगर ठीक है। वैसे आप करते हैं तो ये पेनफुल है, ज़ाहिर इतनी नीडल आपने उसमें पुश करनी होती है तो उससे पेन होती है कहीं। अच्छा सर, इसके बाद कोई स्वेलिंग, कोई इन्फेक्शन का खतरा भी मौजूद होता है? हाँ जी, आपका सवाल बड़ा बहुत ही अहम है कि अगर तो आप उसमें एरिया को स्टरलाइज नहीं करते, ठीक है। अगर आप एसेप्टिक कंडीशन नहीं लेते, ठीक है। अगर आप उसको, तरीका इसका ये है कि पहले आप हेड को वॉश करते हैं, ठीक है। वॉश करके उसके बाद आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप स्टरलाइज तरीके से ग्लव्स पहन के आप उसको अच्छी जगह पे, जो स्टरलाइज जगह हो आपकी, लाइक ऑपरेशन थिएटर है या ठीक है। स्पेशल प्रोसीजर रूम है, वहाँ पे आप करते हैं जिससे आपको इन्फेक्शन का कोई चांस ना हो। ना हो। अगर आप इन्फेक्शन को मिनिमाइज नहीं करते, आप उस एरिया को क्लीन नहीं करते, और आप नीडल भी कोई प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करते, आपने ग्लव्स भी नहीं पहने हुए, उससे बढ़ के फिर जो आपकी PRP तैयार हुई है उसको तैयार होके आती है, उसकी फिलिंग, उसकी डीडलिंग, उसकी जो आप रीफिलिंग करते हैं, अगर उससे अगर प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन होती है, तो इन्फेक्शन काफ़ी बुरी होती है, वो स्प्रेड कर जाती है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा प्रिक करने होते हैं। तो इसलिए फिर जहाँ जहाँ भी आप प्रिक मारेंगे वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ पे भी आप कोई प्रिक करते हैं, बेशक आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, ये भी है तो मल्टीपल प्रिक्स हैं, इंजेक्शन ही हैं, तो तब आप उसको एरिया को क्लीन कर लें, स्टरलाइज कर लें कि वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। अदरवाइज इन्फेक्शन भी होती है और स्वेलिंग भी टू सम एक्सटेंट होती है कि आप मल्टीपल प्रिक्स करते हैं तो स्वेलिंग, जब आप स्कैल्प पे करते हैं सर पे, तो टेम्परेरी तौर पर स्वेलिंग हो सकती है। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसी से रेलिवेंट हम एक सवाल और लेते हैं, वो ये है PRP में कितना टाइम लगता है? मसलन एक बंदा आपके पास आ गया, अब उसने PRP करवानी है, हेड की करवानी, स्किन की करवानी, तो उसको मिनिमम और मैक्सिमम कितना टाइम? अच्छा, ये इसका ना सवाल, चूँकि ये बहुत अहम है और लोग पूछते भी बहुत ज़्यादा हैं ये, तो इसमें मैं एक चीज़ तो ये बता दूं कि PRP का फ़ायदा कब है। अगर हम उसको नी जॉइंट में कर रहे हैं पेन के लिए, या आपके हेड पे कर रहे हैं जब आपको हेयर फॉल के करते हैं, बेसिकली अगर आप इसको शुरू से ही पिक कर लेते हैं, अगर आप चले जाते हैं फिजिशियन के पास या जो कोई आपका कंसल्टेंट है जो PRP को स्टार्ट कर लेता है, तो इसका बहुत फ़ायदा है, इसका मैक्सिमम बेनिफिट है। ठीक है। जैसे अगर नी जॉइंट में लेते हैं, तो अगर आपका पेशेंट है ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 1 और 2, ठीक है। उसमें इसके मैक्सिमम इफेक्ट होंगे। ठीक है। अगर पेशेंट है ग्रेड 3 और 4 का, जिसमें ऑलरेडी नी जॉइंट डिटेरियोरेट हो गया है और उसमें आर्थराइटिस जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो उसमें प्रॉब्लम होगी। लाइकवाइज आपका हेयर फॉल स्टार्ट हुआ है, आप PRP स्टार्ट करवा देते हैं। ठीक है। अब उसमें करते क्या है कि PRP जब हम पहला जो उसकी जो सेशन लेते हैं, उसके बाद हम उसको गैप देते हैं ताकि पहला सेशन आपका पूरी तरह इफेक्ट कर ले, देन हम उसकी बूस्टर डोज लगाते हैं आफ्टर 1 मंथ। तो यूजली जो आपके 5 to 6 सेशंस हैं जो रिकमेंडेड हैं कि वो टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट इफेक्ट्स और कंप्लीट इफेक्ट्स के लिए आपने 5 से 6 सेशन, यानी तकरीबन 5 से 6 महीने का कोर्स है ये। लाइकवाइज नी जॉइंट में भी आपको 3 से 4 सेशन करवाने पड़ते हैं कम से कम, एक महीने के साथ। अगर आप ये कहते हैं कि जी पहले PRP लगती गई और उसके साथ ही ठीक होगा, PRP का इसका जो है, अब इसने अंदर रीजनरेटिव प्रोसेस है। ठीक है। ये मेडिसिन है, इसमें डालते हैं मेडिसिन भी, सीरम भी होते हैं, स्टीरॉयड भी जैसे नी जॉइंट में करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, लेकिन इसने रीजनरेशन करनी है, रिजुविनेशन करनी है। आपके नी जॉइंट में भी ये क्या करेगी, आपके जो पहले डीजनरेशन हो रही है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसको कम करेगी, और उसकी जो कार्टिलेज है उसकी रिजुविनेशन के वो ग्रो करेगी कि जो आपके जॉइंट्स हैं वो एक्चुअल पोजीशन में आ जाए, नॉर्मल पोजीशन में। लाइकवाइज अगर आप हेयर में करते हैं, हेयर में भी क्या होगा, आपके जो हेयर फॉल है वो ग्रो होगा, और आफ्टर 3 सेशन यानी 3 महीने के बाद आपके नए बाल आना शुरू हो जाएंगे, जो जहाँ जहाँ पे आप PRP करेंगे। तो ये PRP एक प्रोसेस है थोड़ा सा, और बड़ी बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसका ये नहीं, इसको थोड़ा सा जिन लोगों को इसकी वाकई कुछ समझ है, अगर प्रॉपर इससे यूज़ किया जाए तो इट्स रियली वेरी बेनिफिशियल और बहुत ही मुफीद चीज़ है। जी सर। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि सर ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर PRP बताया कि PRP होती क्या है, फिर PRP का प्रोसीजर्स क्या है, कितना टाइम लगता है, पेनफुल होता है, नहीं होता, या इसके अलावा इसके साथ इन्फेक्शन का ख़तरा कितना होता है। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद चूँकि हमारे पास लेजेंड हीरो प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़िया मौजूद होंगे, और हम अपनी जो ब्रेक के बाद हमारा सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे कि स्किन के ऊपर PRP कब कब कहाँ कहाँ की जाती है, फिर हेयर फॉल के लिए कब कब कितने सेशंस होते हैं, इसकी कॉस्ट वगैरह क्या होती है। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा जो आज का शो है हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी, बेसिकली इसके ऊपर हम आपको खूबसूरत बनाने की बातें कर रहे हैं। आपकी खूबसूरती स्किन से भी हो सकती है, आपकी खूबसूरती पूरी हेल्थ से, जब आपकी पूरी की पूरी एक सेहत आपकी होती है जिसमें आपके जॉइंट मसल्स हैं या इसके अलावा आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट है, तो जब वो एक्टिव होता है तो आप खूबसूरत नज़र आते हैं। इसी तरह अगर आपका हेयर फॉल है, बाल झड़ रहे हैं या आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया या इसके अलावा आपके कोई भी इशू हैं जो स्किन से रेलिवेंट हों, आपकी बॉडी से रेलिवेंट हों, तो हमारा ये जो आज का प्रोग्राम है ये बेसिकली बेनिफिट ऑफ पीआरपी के ऊपर है कि पीआरपी क्यों हम करते हैं, किस वजह से करते हैं, उसके बेनिफिट क्या होते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने इसकी सारी डिटेल बताई। अब प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा जब हम शुरू कर रहे हैं तो इसमें हम बात करेंगे कि स्किन के ऊपर किस किस पर्पज़ के लिए पीआरपी की जाती है, एक्नी में इसका क्या रोल है, डार्क सर्कल, ब्लैक सर्कल में इसका क्या रोल है, या इसी तरह जो रंग गोरा करते हैं या उनको वॉट्स वगैरह बने होते हैं या उनके चेहरे के ऊपर एक्नी होती है तो उसमें पीआरपी का क्या रोल है। और फिर इसी तरह हम बात करेंगे कि अगर हेयर फॉल फीमेल में हो रहा है या मेल में हो रहा है तो उनको पीआरपी कब करवानी चाहिए, कितनी दफ़ा करवानी चाहिए, कितने सेशन लेने चाहिए और उसके साथ मेडिकेशन वगैरह क्या होनी चाहिए। हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं लेजेंड हीरो प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़िया साहब, जिनको हमने बड़ी मुश्किल से सर को मदऊ किया, फिर टाइम लिया और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं। तो सर अब हम बात करते हैं स्किन के ऊपर। स्किन कॉन्शियस, आपको पता है कि फीमेल हो या मेल हो, हर बंदा चाहता है मैं खूबसूरत बनूं। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात ये करते हैं कि नौजवान लड़कियां हों या लड़के हों, उनको अगर एक्नी बन जाते हैं और एक्नी में पीआरपी का क्या रोल है? जी आपका बड़ा ये ना ये मैं तो उसको कहूँगा कि नीड ऑफ द आवर जो क्वेश्चन आपने किया ना, जी सर। हर बंदे का दिल करता है कि वो खूबसूरत नज़र आए। ऐसे ही सर। और ये प्रॉब्लम जो कि कॉमन है, मिलाजमा, जिसको हम वो फ्रैकल कह लें, यानी जो स्याहियाँ बन जाती हैं, वो एक्नी, और उसके बाद जो एक्नी के बाद स्कार बन जाते हैं वो, उसके बाद डार्क सर्कल्स, ये चीज़ें हैं जो कॉमन है। और ख़ास तौर पर फीमेल ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं मेल से भी, वैसे तो हर बंदे कॉन्शियस होता है। अब पीआरपी तो बताते हुए मैं आपको बताया था कि पीआरपी क्या है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। जी सर। यूँ कहेंगे जी आपने एक बेसिक एक वो सोल्यूशन तैयार कर ली है, ठीक है। आगे आप उसने कहाँ पे यूज़ करना, उसकी फिर स्पेशल इंडिकेशन भी हैं। और उसमें जो आप एडजुवेंट ऐड करते हैं, एडजुवेंट बोलते हैं जो बाकी उसमें आप सीरम ऐड करते हैं, जी सर, वो डिफरेंट है जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से। ठीक है। लेट्स से कि जी पहले आपने जैसे पूछा कि एक्नी के लिए क्या करते हैं, जी सर, तो उसमें जो सीरम है वो स्पेशल है फॉर एक्नी, ठीक है, यानी पीआरपी लेंगे ठीक है, और उसमें वो सीरम आप ऐड करेंगे जो एक्नी के लिए स्पेशल है। और उसके बाद आपका जो एक डॉक्टर पेन है, एक जो माइक्रो नीडलिंग करते हैं, जी सर। अब वो नीडलिंग भी एक बड़ा बहुत ही एक टेक्निकल प्रोसीजर है, जी सर, कि कितनी नीडल उसमें होनी चाहिए, कितनी डेप्थ रखनी है आपने और किस तरह का उसको। सम टाइम कुछ लोग बोलते हैं ड्रैगोला फेशियल, मतलब उसके बाद ड्रैगन फेशियल या ड्रैगोला कह लें, कि जिसमें आपको जब जिस टाइम वो माइक्रो नीडलिंग करते हैं तो उसके बाद आपका ब्लड वहाँ पे जमा हो जाता है, ठीक है, ऊपर से कि आप इतना उसको जो डेप्थ के साथ नीडलिंग करते हैं। आपने वो सीरम ऐड किया और पीआरपी आपने ऐड किया। आप उसमें आपने कितनी कंसंट्रेशन ऐड करनी है वो भी आपका आफ्टर कंसल्टेशन उस टाइम ऑन द स्पॉट डिसाइड किया जाता है। और क्या क्या उसमें आपने मेडिसिन ऐड करनी है वो ऐड करके आपने माइक्रो नीडलिंग की एक्नी के लिए और एक्नी की आपने ट्रीटमेंट कर ली। अब ये चीज़ वही है पीआरपी प्लस दैट सीरम। और उसके बाद कुछ ऐसे एडजुवेंट्स हैं जो हर बंदे के कुछ सीगा राज में होते हैं, जिसकी अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल यूनिक डिफरेंट है। अच्छा सर, इसी से हम रेलिवेंट एक सवाल साथ ऐड कर लेते हैं कि अगर एक्नी के ट्रीटमेंट आप पीआरपी भी ले रहे हैं तो उसके साथ बाकी जो मेडिकेशन है वो भी कंटिन्यू करेंगे? जी, उसमें आप देखेंगे अगर एक्नी आपकी इन्फेक्टिव है आप उसको एंटीबायोटिक देंगे जिनकी सॉफ्ट टिश्यू पेनिट्रेशन अच्छी हो। उसके साथ आप उसको मल्टीविटामिन ऐड करते हैं, साथ उसको आप डाइट भी आप सजेस्ट करते हैं कि कौन सी डाइट से उसने अवॉइड करना है, कौन सी डाइट वो यूज़ करे। जैसे हम एक्नी के लिए कहते हैं कि आप फ्रेश जूसेस यूज़ करें, ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स आप यूज़ करें, सैलड यूज़ करें, ठीक है, और जो फास्ट फूड है और चिकनाई वाली चीज़ें हैं उससे एहतियात करें, उनसे आपने बचना होता है। अच्छा सर, अब बेशुमार पेशेंट आपको आजकल डिफरेंट रोड्स के ऊपर जो नाइट ड्यूटीज़ करते हैं, मेल हैं फीमेल हैं, तो वो हमारे पास आते हैं लोग, उनके ना ब्लैक या डार्क सर्कल बने होते हैं आंखों के गिर्द हल्के, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इनमें पीआरपी का क्या रोल है? जी, उसमें यह है कि आपके जो एक तो जो फ्रैकल होते हैं ना, उसमें आपने पीआरपी प्लस आपका आप उनके नाम जो मतलब जो यूजली मैं यूज़ करता हूँ ना, मीजोफाइट के नाम से है सीरम, वो ऐड करते हैं। और बाकी उसमें 2 दवाइयाँ और हैं जो मेरी मतलब अपनी प्रैक्टिस में है, हर बंदे की प्रैक्टिस डिफरेंट है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, पेशेंट को पेशेंट वेरी करते हैं। जब आप उसको माइक्रो नीडलिंग करते हैं
तो उसके बाद उसकी जो ऊपर स्किन होती है, जो डार्क है, जो रफ हो चुकी होती है, वो पील हो जाती है। और नीचे पहले जैसे हमने स्टार्ट में जिक्र किया था कि पीआरपी आपकी रिजुविनेशन करता है, आपकी स्किन की ग्रोथ करता है, तो नई आपकी फ्रेश स्किन आती है और उसके बाद वो चेहरा आपका टोटली डिफरेंट होता है। लेकिन उसमें भी है कि आप साथ मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, डाइट का भी आपको थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है, और फिर उसमें यह है कि पीआरपी के सेशन लेने पड़ते हैं। तो फेस के लिए जो हम रिकमेंड करते हैं वो है कि आफ्टर 1 वीक, एक हफ्ते के बाद आप उसको रिपीट करवाते हैं, उससे उसका इफेक्ट बहुत रैपिड होता है, बहुत जल्दी होता है। अच्छा सर, पीआरपी के जैसे आपने कहा कि एक हफ्ते के बाद हम इसका सेशन जो है ना रिपीट करते हैं, तो टोटल कितने सेशन लेने पड़ते हैं जिससे उसका मुकम्मल मसला हल हो जाए? हाँ जी, ये डिपेंड करता है। वो जब हमने स्टार्ट किया तो उस टाइम चूँकि मुझे भी कुछ चीज़ें, जब मैं लर्निंग फेज़ में था, तो कुछ पेशेंट्स को आप कह देते हैं तो उनको इम्प्रेशन ये आता है कि शायद वो एक सेशन लेंगे या 2 सेशन, तो उसके बाद फिर वो सेकंड टाइम थोड़ा सा शिकवा लेके आ जाते हैं। तो आपने कहा था ये ठीक हो जाता है, ये तो मुकम्मल ठीक नहीं हुआ। तो पेशेंट को ये पहले बताना ज़रूरी है कि जी आपकी पिगमेंटेशन कितनी ज़्यादा है, आपके कितने डीप सर्कल हैं, और कितना टाइम चाहिए आपको इसको वापस नॉर्मल स्किन की टोन में लाने के लिए। अगर उसके जो फ्रैकल है बहुत डीप हैं, स्किन काफ़ी डार्क है, तो उसको मुमकिन है कि उसको 6 से 8 सेशन लेने पड़े। और अगर उसकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, फ्रैकल्स कम है, तो क्वाइट पॉसिबल कि वो तीसरे सेशन के बाद ही ठीक हो जाए या चौथे सेशन के बाद ठीक हो जाए। सो डिपेंडिंग ऑन द सेवेरिटी ऑफ डिजीज़ आप उस पर जज करते हैं कि जी आपको कितने सेशन देने हैं उसको, और कितनी कितनी देर के बाद देने हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसी से रेलिवेंट एक सवाल मेरे माइंड में है, बाल चिड़ का आपने नाम सुना होगा। लोगों को जब बाल चिड़ हो जाता है तो वो डिफरेंट जगह पे जाके तुम्बा लगवाते हैं, तेल लगवाते हैं, लहसुन मलते हैं, प्याज मलते हैं, तो इसमें पीआरपी का बेनिफिट होता है? हाँ जी, अगर बाल चिड़ को अगर हम डिफाइन करते हैं ना, तो बेसिकली वो थोड़ी सी एक डिफरेंट चीज़ है। उसकी जो इटियोलॉजी अगर हम ये कहेंगे जी होती क्यों है, अगर 100% उसका नहीं आइडिया तो उसका 99% वो स्ट्रेस के साथ रिलेटेड है। ठीक है। ये उन लोगों में होती है जिनका एग्ज़ाम सर पे हो, नज़दीक हो, कोई जॉब की स्ट्रेस हो, या कहीं पे कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाता है सडन, तो इसको बोलते हैं एलोपेशिया अरिएटा। ठीक है। अब ये टू सम एक्सटेंड ये सेल्फ क्योरिंग है। ठीक है। अगर कहीं पे छोटा सा पैच हो गया ना, उसमें आप थोड़ी सी मेडिसिन दें और लोकल एप्लीकेशन दे दें स्टीरॉयड की, तो उससे ये ठीक हो जाता है। ठीक है। अगर ये उससे ठीक ना हो, प्रोलॉन्ग हो जाए ना, देन पीआरपी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। ठीक है। जो पेशेंट मैंने ट्रीट किए हैं उसमें काफ़ी, मतलब इट वॉज मोर देन अ ईयर, ठीक है। 1 साल से था उसका एलोपेशिया, और वो यहाँ पे था उसमें ना, उसकी दाढ़ी में, बियर्ड में, और वो काफ़ी बड़ा था और बड़ा बहुत ही बुरा लगता था। तो उसमें हमने पीआरपी की, और उसमें मैंने साथ वो जो एडजन मैंने बताया कि उसमें मैंने स्टीरॉयड ऐड किए थे, और उसके बाद उस पेशेंट को तकरीबन 1 मंथ के बाद उसके बाल नॉर्मल आ गए थे, जैसे उसकी दूसरी दाढ़ी के थे ना, बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक दैट। फिर उसमें डिफरेंस नहीं था कि उसका जो नॉर्मल एरिया था और उस एरिया में। सो अगर आपकी जो बालचर है अगर तो इमीडिएट है, उसको आप देखें कि वैसे थोड़ी सी मेडिसिन से ठीक हो जाए। जैसे आप माशाल्लाह आप खुद फिजिशियन हैं, आपको आइडिया है कि थोड़ी सी मेडिसिन देते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। अगर प्रोलॉन्ग हो जाए, ज़्यादा मसला हो जाए, तो देन पीआरपी का फ़ायदा है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जी सर, अब हम अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब फीमेल की तरफ हम फोकस करेंगे, क्योंकि वो फीमेल जो सुबह के टाइम जब वो शावर लेती हैं तो फिर उनके बाल उनके हाथ में आना शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉल है, ये बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, वो बड़ी स्ट्रेस के साथ हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होती है। तो सर जब बाल टूटना शुरू हो जाएं या गिरना शुरू हो जाएं, वैसे तो उनको चूंकि उस तरह का हेयर फॉल ना हो, तो क्या उसमें भी जो पीआरपी होती है वो रिकमेंडेड है? हाँ जी, ये जैसे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था ना, एक मैंने गुजारिश की थी कि पीआरपी का फ़ायदा तब है इसको बहुत अर्ली स्टार्ट किया जाए। जी ठीक। जब बाल आपके गिरना शुरू हो जाए ना, अब उसमें बाल गिरते क्यों हैं? जब उसमें या तो न्यूट्रिशन प्रॉपर ना हो, ठीक है, कि बाल आपके फ्रेजाइल हो जाते हैं, ठीक है, ओवर यूज़ ऑफ शैम्पूस, क्योंकि इसमें भी केमिकल होते हैं, या अगर कोई लोग डाई यूज़ करते हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, उसके साथ भी आपका हेयर फॉल होगा, हेयर जो है आपके ब्रिटल हो जाते हैं। अगर आप स्टार्ट में जो ही आपको ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो ही आपको लगे कि आपके बाल गिरना शुरू हो गए हैं, अगर उस टाइम आप पीआरपी का सेशन लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है। उसके साथ आप मेडिसिन यूज़ करते हैं जिसमें मोस्ट लाइकली जो बायोटेन है, विटामिन जी है, जो जिंक है, वो हम देते हैं, और मल्टीविटामिन देते हैं, प्लस आपको डाइट सजेस्ट करते हैं। वहाँ पे पीआरपी का मैक्सिमम इफेक्ट है अगर आप इसको शुरू से ही आप इसको पिक कर लेते हैं। तो जब आपके बाल गिर जाते हैं
उन बालों को रिजुविनेट करने में, ग्रो करने में टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है। बाल आपके पहले सेशन के बाद ही जो गिरना है वो रुक जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन जो बाल ग्रो करने वाला सेशन है वो मैंने स्टार्ट में बताया था, वो 4 से 6 सेशन के बाद होता है। ठीक है। और हर सेशन जो हेयर में हम करते हैं वो तकरीबन 1 महीने के बाद होता है। तो अगर बाल ग्रो करने के लिए आप करवा रहे हैं तो आपको तकरीबन 4 महीने वेट करना पड़ेगा। ठीक है। अगर बाल रोकने के लिए करना है तो इमीडिएट उसको आप स्टार्ट करवा लें। ठीक है। साथ आप मल्टीविटामिन शुरू करें। और जो प्रैक्टिस में हमने देखा है, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में, कि पहले सेशन के बाद आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं। अगर बंद ना हो तो 90% तक रुक जाते हैं, और सेकंड सेशन के बाद 100% रुक जाते हैं, और थर्ड सेशन के बाद आपके जो नए बाल हैं, न्यू फॉलिकल, जहाँ पे बाल हों पहले थोड़े बहुत, वो बाल ग्रो करना शुरू कर देते हैं, निकलना शुरू कर देते हैं। अच्छा सर, इसी से हम ये पूछते हैं कि बेसिकली जब भी किसी ने पीआरपी के लिए सोचना है या करवानी है तो उसके लिए कोई ब्लड टेस्ट भी वो करवा के आए, या उसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है या नहीं है? जी, उसमें जो एक ब्लड टेस्ट जो मैं ज़रूरी समझता हूँ ना, वो यही है कि उसके हम जो शुगर का लेवल है वो चेक करें। ठीक है। HbA1c देख लें, या HbA1c देख लें, पेशेंट से पूछ भी लें, BSR करवा लें उसकी वजह यह है कि जब आपने प्रिक करने हैं, आप सर में, अब अगर एरिया थोड़ा सा बड़ा है तो आप 200 से 250 तक प्रिक करते हैं। ठीक है। अगर एक फॉलिकल में भी इन्फेक्शन होगी तो स्प्रेड हो सकती है, और वो जैसे हेयर ट्रांसप्लांट में होती है, अगर उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें अगर आप स्टरलाइज तरीके से करते हैं तो शायद इन्फेक्शन का रेट कम हो, लेकिन इवन देन आपको बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। और दूसरी बात, जो आपका एक टेस्ट, सिंपल टेस्ट जो CBC है, जी सर, वो करवा लें कि आपको कोई प्लेटलेट की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है। तो आपकी जो स्क्रीनिंग है ना वो हो जाती है। एक CBC करवा लें, एक ब्लड शुगर करवा लें, ये 2 चीज़ें चेक करवा लें तो आपको इसके अलावा PRP के लिए किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका जो है ना काफ़ी हद तक मसला इससे ही हल हो जाता है। ठीक हो गया। अगर सर पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है और वो PRP करवाना चाहता है तो उसकी रिकमेंडेशन क्या हो? हाँ जी, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट का अब यह है कि अगर तो हम उसको पेन फ्री नहीं करते, ठीक है, तो आपको पता है कि आप तो माशाल्लाह इतने एक्सपर्ट हैं कि जब पेशेंट को पेन होती है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, चाहे वो पेन कोई भी हो। ठीक है। तो जब आप उसको प्रिक्स करेंगे कहीं पे भी, उसको पेन होगी तो उसका ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा। ठीक है। उसका जो ऑप्टिमम कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर वो ज़रूरी है, और उसके बाद उसको पेन फ्री कर लें। ठीक है। यही जो एक चीज़ जो मेरे पास लोग जो ज़्यादा आते हैं, जो मैं ऑफ़र करता हूँ, मेरे पास एक पेशेंट आया कि जी हम मुल्तान से आए हैं। तो मैंने कहा मुल्तान में क्या मतलब, वहाँ पे व्हाट इज़ स्पेशल विद मी कि जी आप यहाँ पे आए हैं? कहता है जी मैंने वहाँ पे एक सेशन लिया था तो मुझे उन्होंने दर्द से बहुत ही बुरा हाल कर दिया था। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सुना है कि जी वो आप पेन फ्री करते हैं। तो उसके बाद जब हमने कर्ज को फारिग किया तो मैंने कहा कि आपको क्या डिफरेंस फील हुआ? तो कहता है मुझे तो पता नहीं चला कि आपने कर लिया है। ठीक है। कहता है वहाँ पे हमने पूछा तो कहता है जी हम इसको ना दर्द को नहीं रोक सकते। तो अगर आपका पेशेंट हाइपरटेंसिव है और उसको पेन होती है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस हैं, अदरवाइज उसकी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। अगर आपने कोई ऐसी मेडिसिन उसमें ऐड की है, या ब्लॉक लगाते हुए, लेट्स से कि कुछ लोग उसमें करते हैं लिग्नोकेन विद एड्रेनालिन, ठीक है, जो ज़ैलोकेन आप यूज़ करते हैं जो ब्लॉक के लिए, जो एड्रेनालिन है वो ब्लड प्रेशर को तेज़ करती है बहुत ज़्यादा। अगर आप उसको कम मिकदार में भी दे दिया है, ऐसे पेशेंट को जिसका ब्लड प्रेशर पहले ही ज़्यादा है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो उससे एहतियात करनी है कि आप लोकल एनेस्थेटिक वो यूज़ करें जिसमें एड्रेनालिन ना हो, या कोई और ऐसा एडुएंट ना हो जो ब्लड प्रेशर तेज़ करे, और दूसरा उसको दर्द ना होने दें, पेन फ्री रखें। तो अगर उसका ब्लड प्रेशर पहले कंट्रोल कर लेते हैं, पेन फ्री करते हैं, तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कैरी ऑन करें फिर। जी सर, जैसे आपने ये जिक्र किया हाई ब्लड प्रेशर वालों को, तो आजकल हम देख रहे हैं कि 50% जो पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है वो ओबीज यानी मोटापे का शिकार है। अब जब वो मोटापा होता है, उनको सेंट्रल ओबेसिटी होती है, तो ऑटोमेटिकली वो डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं या प्री डायबिटिक होते हैं। ऐसे है। शुगर का मरीज़ PRP करवा सकता है या नहीं? जी देखिए, जो आपने ये तो हमारा साहब का जो प्रॉब्लम है ना, अगर आप बाहर जाते हैं ना तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे लोगों में ओबेसिटी की जो टेंडेंसी है वो बहुत कम है। ठीक है। कि वो बहुत कम खाते हैं, ऑयल फ्री चीज़ें खाते हैं, मीठे से परहेज़ करते हैं। हमारा अलमिया ये है कि हम खाते बहुत ज़्यादा हैं और जो चीज़ भी मिल जाए वो बस खाते रहना, उसके बाद काम नहीं करना, और उसके बाद हमारा जो ना एक्टिविटी लेवल कम होता है। तो ये चीज़ है, प्रॉब्लम है। अब जो पेशेंट मोटापे की तरफ जाते हैं, 20 पेशेंट में ये लाजमा मलजूम है कि उसमें शुगर भी होगी, ब्लड प्रेशर भी होगा। ठीक है। ओबेसिटी के साथ, इसके साथ भी कोमॉर्बिड बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये 2 चीज़ें तो कॉमन है। जी बिल्कुल। अगर शुगर कंट्रोल नहीं है, उसमें एहतियात करनी चाहिए PRP। फिर वही है कि आप जहाँ पे भी करवाएंगे, आप फेस पे करवाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नीडल्स के प्रिक किए जाते हैं।
ठीक है। आप स्किन पे करवाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रिक किया जाते हैं। ठीक है। आप डी जॉइंट में कराते हैं, आपको प्रिक किया जाता है। जी, ठीक तो है। बेहतर यह है कि आप शुगर कंट्रोल कर लें, शुगर कंट्रोल करके पीआरपी करवाएं, क्योंकि पीआरपी बहुत कोई ऐसा इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं है कि आपकी ऐसे कोई इमीडिएट कोई क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। ये ऐसी है कि जैसे आपको एक बेनिफिट देने वाली चीज़ है जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट आपको देगी, अच्छे बेनिफिट देगी, लेकिन आप शुगर कंट्रोल करके इसको स्टार्ट करवाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आपने मोटापा भी कम करें और उससे ब्लड प्रेशर भी कम होगा और शुगर का लेवल भी कम होगा। अगर शुगर का लेवल ज़्यादा है तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उससे एहतियात करनी चाहिए। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, दूसरा हम ये देखते हैं कि आजकल लोगों में हेपेटाइटिस भी बहुत है। हेपेटाइटिस सी तो हर दूसरे चौथे बंदे की रिपोर्ट में है। अगर उसको इसमें पॉजिटिव आ रहा है तो उसका PCSR करवा लें या आप उसका कोई लंबा टेस्ट प्रोसीजर लें, तो वो लाजमी है कि उसकी स्क्रीनिंग में पॉजिटिव आ रहा होता है। लोग ट्रीटमेंट लेते हैं फिर भी आ रहा होता है। तो वो मरीज़ जो हेपेटाइटिस सी में चल रहे हैं या किसी भी बी में चल रहे हैं या एड्स के मरीज़ हैं, तो वो भी पीआरपी के लिए क्वालिफाई करते हैं? हाँ जी, ये बड़ा एक वो डिफरेंट सा क्वेश्चन है और मेरे ख्याल पहले हमने इसको डिस्कस भी नहीं किया कि जब हम स्क्रीनिंग कर रहे थे जी सर, तो रूटीन में ये स्क्रीनिंग हम करते भी नहीं है। ठीक है। HbS की, HCV की। ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल अभी जैसे आपने पॉइंट आउट किया तो मेरे ख्याल ये स्क्रीनिंग कर लेनी करना चाहिए। चाहिए। ये इस वजह से करनी चाहिए कि जो आपका ट्रीटिंग फिजिशियन है कहीं उसमें वो अपने आप को ना लगा ले सारा कुछ, क्योंकि वैसे तो आपने डिस्पोजेबल चीज़ें यूज़ की हैं। जी बिल्कुल ऐसा। आपका ब्लड लिया गया है, सेंट्रीफ्यूज मशीन में सारा कुछ डिस्पोजेबल है, आप पे डिस्पोजेबल नीडल यूज़ हुई हैं, उसके बाद डिस्कार्ड हो गई हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी एहतियातन इसको करवा लेना चाहिए। ये जो उनके उससे साइन ले लेने चाहिए, उससे साइन लेना चाहिए और ख़ुद अपनी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है कि उसको आप स्क्रीनिंग में ये चीज़ें शामिल कर लें। अगर वो पेशेंट PCR उसका नेगेटिव है, उसका जो टेस्ट है वो तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, लेकिन वो कैरियर हो सकता है और कैरियर के लिए यही है कि जो आपका ट्रीटिंग फिजिशियन है उसको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर PCR नेगेटिव है तो उस टेस्ट परफॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर PCR पॉजिटिव भी है उसकी ट्रीटमेंट करनी ऑब्वियसली वो करनी चाहिए, लेकिन PCR का जो उसका जो PRP का उसके साथ कोई ऐसा कोई लिंक नहीं है कि आप स्किन में वो ब्लड लेके उसका ब्लड ही है, बिकॉज ये ऑटोलोगस ब्लड है। आप पेशेंट का ब्लड लेते हैं, उससे ही आप जो प्लाज्मा है वो तैयार करते हैं। वैसे तो आप प्लाज्मा किसी और पेशेंट का भी कर सकते हैं कि उसमें RBCs नहीं होते। अगर वो प्रॉपर PRP तैयार हुआ है फिर आप किसी पेशेंट का लेके दूसरे पेशेंट को ट्रांसमिट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि ऑटोलोगस ब्लड हो उसी पेशेंट का, ताकि इन्फेक्शन के चांसेस मिनिमम हो, ना ही हो। अगर हेपेटाइटिस का पेशेंट है, उसका ब्लड आपने लिया है, अगर उसमें हेपेटाइटिस C है तो उसके अंदर ही जाएगा, बाहर फिजिशियन को खुद प्रिवेंशन जो है ना वो चाहिए, वो तो अपने आप को एहतियात करे। बाकी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जी सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और बड़ी मज़े की गुफ्तगू की। तो सर आखिरी 1 मिनट है, जी जी, आप पब्लिक के नाम कोई मैसेज देना चाहें कि पब्लिक अगर PRP करवाती है वो क्वैकरी से बचे, प्रॉपर अच्छी जगह पे कंसल्ट करे, तो वो आपसे लोग कैसे रब्ता करें और लोगों के लिए आपका क्या मशवरा होगा? जी बहुत शुक्रिया। मैं जो आपके इस चैनल के तवज्जुह से पैगाम देना चाहूँगा वो यही है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप शॉर्टकट ना मारें, किसी भी ऐसे शख्स के पास जाएं जिसके पास क्वालिफ़िकेशन हो, जिसके पास प्रॉपर सेटअप हो, जो प्रॉपर तरीके से प्रॉब्लम को भी हैंडल कर सके और खुदा न खासा अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसको भी हैंडल कर सके। तो अगर मुझसे रब्ता करना हो तो मैं फ़िरोज़पुर रोड पे एक हॉस्पिटल है, ज़िया हॉस्पिटल एंड मेटर्निटी कॉम्प्लेक्स, मैं वहाँ पे अपनी सर्विस दे रहा हूँ। मैं शाम के टाइम 6 से 8 बजे तक वहाँ पे अवेलेबल होता हूँ और अगर वहाँ पे कोई शख्स अगर मुझसे रब्ता करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। हमारे रेट भी बहुत कम है, बहुत इकनॉमिकल हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप मेरे पास ही हैं। आप जहाँ पे भी जाएं पहले आप सेटअप को देख लें कि क्या वहाँ पे प्रॉपर स्टरलाइजेशन है और जो काम करने वाली टीम है वो क्वालिफाइड है और वाकई प्रोफेशनल है। सिर्फ ये ना हो कि वो पैसे लेके तो आपका काम कर ना रहे हो बल्कि काम आपका बिगाड़ रहे हो। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, आपकी गुफ्तगू का बड़ा मज़ा आया। नाजरीन, आपने देखा कि हमारे साथ लेजेंड हीरो प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़िया साहब मौजूद थे। चूँकि हम सर के साथ चाहते तो घंटों बात कर सकते थे, सवाल से सवाल निकल रहा था। मुझे ये लग रहा था कि जितनी भी हमारी व्यूअरशिप है वो हमारे इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे होंगे, चूँकि हमने कोशिश की है कि आपके जहनों के अंदर उठने वाले जो भी छोटे मोटे सवालात हों उसको आसान अल्फाज में करके आपके नॉलेज को अपडेट किया जाए, आपको वेल अवेयर किया जाए, वेल एजुकेट किया जाए, ताकि आपकी बॉडी के ऊपर आने वाली कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो, कोई भी बीमारी हो,
तो आपको हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू ये पता चलना चाहिए कि ये बीमारी को ट्रीट कैसे किया जा सकता है, कौन सी स्पेशलिटी में जाकर ट्रीट किया जा सकता है और इसका प्रोसीजर क्या है। तो नाजरीन, आज का प्रोग्राम जो है मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट सेशन में नए गेस्ट के साथ नई मिथ्स को फैक्ट में कन्वर्ट करेंगे बेस्ड ऑन साइंस। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।